नमस्कार। असली भारत लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा बटोला। आज हम आपको बताने जा रहे हैं नेपाल के तख्ता पलट की पूरी कहानी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में एकाएक तख्ता पलट का भूकंप आ गया। और मजे की बात ये देखिए कि भूकंप नेपाल में आया और झटके भारत में महसूस किए गए। एक बयान मुंबई से आया, दूसरा लखनऊ से आया और एक बयान पश्चिम बंगाल से आया। बयान ये आए कि नेपाल जैसा विद्रोह भारत में भी हो सकता है। इस हालत में हलचल इतनी तेज हुई कि गृह मंत्री अमित शाह को सीधा एक आदेश जारी करना पड़ा। इस पर चर्चा करेंगे। पहले आइए देखते हैं नेपाल में हुआ क्या। 8 सितंबर को छात्रों की एक बैठक होती है और उनसे कहा जाता है कि आप बस्ते लेकर के आइए, और वो सब निकल पड़ते हैं। 9 तारीख को हिंसा हो जाती है, तमाम जगह आगजनी हो जाती है। दुनिया के इतिहास में ये पहला अवसर है जब 2 दिन के अंदर एक देश की सत्ता पलट दी गई। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देके भागना पड़ा। अब देखते हैं कि बात क्या हुई। ये कहानी बहुत दिलचस्प कहानी है। ये कहानी किसी फिल्मी स्टाइल के सीन जैसी कहानी है। नेपाल में जो पूंजीपति हैं, जो राजनेता हैं और जो अफसर हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनके बच्चे विदेशों में ऐश कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से नेपाल के सोशल मीडिया पर नेपो बेबी करके एक बहुत ट्रेंड हो रहा था, जिसमें इन अधिकारियों के, इन नेताओं के बच्चों के ऐशो आराम को दिखाया जा रहा था कि नेपाल के आम बच्चों की हालत क्या है और इन नेताओं के बच्चों की हालत क्या है। अब ये ट्रेंड कर रहा था। अब इसमें जो सबसे खास नाम आया वो आया जयवीर सिंह का। जयवीर सिंह कौन है? जयवीर सिंह आरजू राणा और शेर बहादुर देउबा के लड़के हैं। शेर बहादुर देउबा कौन है? नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। आरजू राणा देउबा कौन है? सरकार गिरने तक ये नेपाल की विदेश मंत्री थी। तो इस पूरे कहानी के जड़ में दरअसल इसी आरजू राणा की भूमिका है और पूरी कहानी और पूरा ट्रिगर आरजू के इर्द गिर्द दबता है। आरजू के पुत्र जयवीर के ऐशो आराम की जब खबरें सोशल मीडिया पर चलती थी तो इनको बहुत अखरता था। इनको ये लगता था कि नेपाल में इस सोशल मीडिया की इतनी जरूरत क्या है, इतनी आज़ादी देने की जरूरत क्या है। तो ये मुहिम इन्होंने शुरू की। कुर्सी ओली को गंवानी पड़ी, सरकार ही पलट गई, लेकिन ये भूकंप शुरू हुआ आरजू की जिद से। इन्होंने सरकार पर दबाव बनाया, इन्होंने ओली पर दबाव बनाया, इन्होंने कैबिनेट में दबाव बनाया और बार बार ये दबाव बनाया कि सोशल मीडिया ऐप्स को बैन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बदनाम कर रहे हैं, ये गलत सलत खबरें फैला रहे हैं। ये धीरे धीरे वहाँ के एजेंडे में आया और सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप्स को कह दिया कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। नेपाल के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और लिहाजा इन ऐप्स ने ऐसा नहीं किया।
वो इंतजार कर रहे थे, वो करा भी सकते थे, लेकिन सरकार बहुत जल्दबाजी में नजर आई। सरकार ने कह दिया कि आप 1 हफ्ते में कराइए, आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, लेकिन जैसा होता है अदालतों में मामले बहुत टेक्निकल वजहों से, बहुत मामूली वजहों से भी हार जाया करते हैं, खारिज हो जाया करते हैं। नेपाल के कोर्ट ने भी वही आदेश जारी रखा, उस पर स्टे नहीं लगाया। 1 हफ्ते का समय था, वो सप्ताह खत्म होते ही इन्होंने बैन की घोषणा कर दी। जो लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव थे उसमें हामी मीडिया के गुरुंग जैसे लोग थे। अब गुरुंग कौन है ये अभी हम आपको बताएंगे। इन लोगों ने इसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना और इसका विरोध करने का फैसला हुआ। 8 तारीख वो तारीख है जिस दिन गुरुंग ने सोशल मीडिया पर यह मैसेज डाला कि उठो और बाहर निकलो, हम इसका प्रतिकार करेंगे। और स्कूल के बच्चे कंधों में बैग लटकाए हुए निकल आए, किसी ने विरोध नहीं किया। वे संसद भवन की तरफ बढ़े, किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो बच्चे थे। सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होने लगी कि छात्रों के साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि पहले पानी की बौछारें छोड़ी गई, फिर रबर की गोलियां चलाई गई और बाद में असली गोलियां भी चली। कितने लोग उस दिन मरे इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा उस दिन नहीं आया। आज 1 हफ्ते के बाद ये सामने आ रहा है कि 70-75 लोग तो कम से कम मरे हैं और घायल तो बहुत से हैं। तो सोशल मीडिया पर तेजी से ये खबर फैली कि बच्चों पर गोली चल रही है, लिहाजा नेपाल उमड़ पड़ा। हजारों आदमी सड़कों पर आ गए और फिर आगजनी हुई और हिंसा हुई और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। ये सब बातें आ चुकी हैं, ये सब बातें पता हो गई हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 2 दिन के अंदर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कैसे हुआ। दरअसल इसकी शुरुआत 6 महीने पहले हुई। ये जो गुरुंग हैं, ये 10 साल पहले जब नेपाल में भूकंप आया था और जब तमाम बच्चे और इनका खुद का बच्चा उसमें दुर्घटना का शिकार हो गया था, तो इन लोगों ने नेपाल में बाढ़ पीड़ितों के लिए, भूकंप पीड़ितों के लिए, तमाम आपदा पीड़ितों के लिए राहत जुटाने का काम करने के लिए एक संगठन बनाया। हामी नेपाल वो पहला संगठन है जिसने कहा है कि हाँ, इस पूरे विद्रोह में उसकी भूमिका रही है। छोटे मोटे और भी ग्रुप हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। बीच में जो हिंसा हुई है उसमें और दूसरे तत्व भी बाहर से आ गए हों, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल गुरुंग ने यह अभियान चलाया, उसने हामी नेपाल नाम का संगठन बनाया और सोशल मीडिया ऐप के जरिए ये प्रचार शुरू होने लगा। 1.5 लाख के लगभग उनके सदस्य थे, दूसरे लोग भी उनसे जुड़े और चावल बांटने से इसने शुरुआत की। क्योंकि हजारों लोगों की मदद हुई, सैकड़ों लोगों को बचाया गया, भूकंप से बचाया गया, उनके मकान बनाने में मदद की गई, इलाज में मदद की गई, लिहाजा गुरुंग बहुत लोकप्रिय हो गए। बाद में इन लोगों ने यूथ अगेंस्ट करप्शन नामक कैंपेन चलाया और इन्होंने कहा कि नेपाल की हालत बहुत खराब है, नेपाल में उद्योग धंधे नहीं है, नेपाल में बच्चों के पास रोजगार नहीं है, नेपाल के युवा नौकरी की तलाश के लिए बाहर घूम रहे हैं, भारत भी जाते हैं, लेकिन इससे नेपाल समृद्ध नहीं हो रहा है, उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं। जो काम हो रहे हैं, जिनके लिए बाहर से पैसा लिया जा रहा है, वो उन मदों में लगाए जा रहे हैं जो अनुत्पादक मदे हैं, जिनसे रोजगार नहीं मिलना है, जो पैसा लग जाना है और नेपाल पर कर्ज चढ़ जाना है।
तो उस पर करप्शन के खिलाफ ये मामला शुरू हुआ। जब करप्शन के खिलाफ मामला शुरू हुआ तो ये नेपो बेबी वाला मामला सामने आया। फिर इन लोगों ने नेपाल के नेताओं का भ्रष्टाचार उजागर करना शुरू कर दिया। ये पता लगाना शुरू कर दिया कि किसके स्विस बैंक में कितने पैसे रखे हैं और किसके बच्चे कहाँ और कितनी ऐश का जीवन जी रहे हैं और नेपाल की जनता किस हालत में रह रही है। तो यह असंतोष धीरे धीरे बढ़ा। अब जो नई प्रधानमंत्री बनी है उनके बारे में जरा सा सुन लीजिए। ये बनारस यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ी हैं, नेपाल में जज रही हैं, बाद में चीफ जज रही हैं और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी आवाज रही है। कार्की जो हैं उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत फैसले दिए हैं और जब ये चीफ जज थी तो हालत ये थी कि नेपाली मंत्रियों को लगता था कि अगर ये चीफ जज बनी रही तो कोई मंत्री नहीं बचेगा जिसको ये सजा न सुना दे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करती थी। बेहद ईमानदार की इनकी छवि बनी। नेपाल सरकार ने इनके खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला किया क्योंकि उनको लगा कि राजनीति बचाने के लिए ऐसे जजों को हटाना जरूरी है। ये उल्टी गंगा बहाने का पाप नेपाल ने किया। ये गंगा बह नहीं पाई। जैसे ही कार्की चीफ जज के खिलाफ प्रस्ताव आया, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए कि एक ईमानदार जज को ये सरकार क्यों हटा रही है। सरकार को जनता के दबाव के आगे झुकना पड़ा और महाभियोग प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। कार्की बहुत शान से रिटायर हुई, बेदाग रिटायर हुई, लेकिन जनता में उनकी छवि बहुत ईमानदार जज के रूप में और बहुत साहसी जज के रूप में स्थापित हुई। अब जब सरकार गिरी है, ओली ने इस्तीफा दिया है, तो जो जनरेशन जी है उसको नेता की तलाश शुरू हुई। अंतरिम सरकार बनाने की बात हुई। कार्की का नाम इसीलिए आया क्योंकि ये पूरा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था और छात्रों को लगा कि अब ईमानदार को लाया जाना चाहिए। तो ईमानदार के रूप में जिसकी छवि जो प्रतिष्ठित थी, जो जाने माना चेहरा था, वो कार्की का था। और आपको ये भी बता दें कि इतिहास में पहली बार ऑनलाइन वोटिंग के जरिए प्रधानमंत्री चुना गया है। कार्की को 50% वोट मिले और बाकी लोगों को कुछ और मिले। ये पहला मौका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि नेपाल का क्या होगा? क्या अंतरिम सरकार बनाना कोई समाधान है? 6 महीने के अंदर चुनाव कराने की बात की गई है। 6 महीने के बाद क्या होगा? क्या जो वहाँ राजनीतिक दल है, जो उनके नेता हैं, वो फिर चुनाव लड़ेंगे? उन्हीं भ्रष्ट नेताओं को जनता क्या फिर चुनेगी? अब राजनीति का स्वरूप क्या होगा? क्या छात्र कोई नई पार्टी बनाएंगे? क्या कोई नया अभियान चलेगा? अब क्या होगा? ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल कार्की को जिम्मेदारी मिली है। कार्की जी ने ऐलान किया है कि भारत से हमारे रिश्ते अच्छे हैं और वो अच्छे रिश्ते बने रहेंगे। ये बहुत अच्छा संकेत है और उन्होंने समय पर 6 महीने के अंदर चुनाव कराने का भी ऐलान किया है। उम्मीद करनी चाहिए कि नेपाल शांति के रास्ते पर जाएगा और सब ठीक रहेगा। अब आते हैं इस भूकंप के झटकों से जो यहाँ हलचल मची है, देश में, हमारे देश में जो हलचल मची है, भारत में जो हलचल मची है, उसकी तरफ। भूकंप नेपाल में आया, सत्ता पलट नेपाल में हुआ। भारत में क्यों हलचल है? क्या भारत में भी कोई सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या भारत में भी कोई संगठन सड़क पर उतरने वाले हैं? महाराष्ट्र से शिवसेना के संजय राउत का बयान आया कि ऐसा विद्रोह भारत में भी हो सकता है। अब संजय राउत किस आधार पर ये बयान दे रहे हैं? संजय राउत बहुत जाना माना नाम है, उनको राजनीति की बहुत समझ है।
हो सकता है कि वो ऐसी संभावनाएं देख रहे हो, उनका बयान आया। संजय राउत का ही बयान नहीं आया, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का भी बयान आया। अखिलेश ने कहा कि अगर वोटर लिस्टें नहीं सुधारी गई तो नेपाल जैसा प्रदर्शन, नेपाल जैसा आंदोलन भारत में भी हो सकता है। और बात यही नहीं रुकी, पश्चिम बंगाल में भाजपा के एक नेता हैं, उनका एक बयान आया कि भाई पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के विद्रोह की जरूरत है। सवाल यह है कि जो बयान आ रहे हैं, जो विद्रोह की बातें हो रही हैं, क्या वो अपने राजनीतिक दलों के हितों को देख के आ रही हैं? क्या केवल पश्चिम बंगाल में ही विद्रोह की जरूरत है क्योंकि वहां भाजपा की सरकार नहीं है? क्या इसलिए भाजपा नेता ऐसा बयान दे रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चूंकि सत्ता में नहीं है, वो योगी जी की सत्ता को उखाड़ना चाहते हैं या हटाना चाहते हैं या चुनाव में हराना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं? ये याद रखा जाना चाहिए कि नेपाल का आंदोलन करप्शन के अगेंस्ट एक मजबूत आवाज लेकर के आया है। क्या भारत में करप्शन नहीं है? जो नेता ये बयान दे रहे हैं, क्या वो कह सकते हैं कि वो करप्शन करने वालों को और करप्शन को संरक्षण देने वालों के साथ नहीं है? क्या वो गारंटी दे सकते हैं कि उनके सत्ता में आने के बाद इस देश में करप्शन को मिटा दिया जाएगा? क्या करप्शन हटाना किसी राजनीतिक दल के एजेंडे में है? अगर नहीं है तो ये बयानों का क्या मतलब है? अब नेपाल में तो आवाज ये उठ रही है कि साहब जो पुराने प्रधानमंत्री हैं, जो 2-3 बार प्रधानमंत्री रह चुके, कुर्सी से चिपके हुए हैं, आज तक कुछ कर नहीं पाए, नेपाल की हालत ज्यों की त्यों है, तो लिहाजा उनको अब चुनाव लड़ने से रोका जाए, अब उनको राजनीति से रिटायर किया जाए। भारत में क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? अब हो सकता है या नहीं हो सकता है, बहरहाल आंदोलन से सब लोग डरते हैं। जनता की ताकत के आगे सब लोग डरते हैं। अभी द वायर ने एक खबर छापी है और वो खबर ये है कि गृह मंत्री अमित शाह ने एक आदेश जारी किया है कि सन 74 के बाद के तमाम संगठनों के और एनजीओज के और इनकी जांच कराई जाए और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए ताकि इस तरह के आंदोलनों से बचा जा सके और ख़ास तौर से विदेशी फंडिंग कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है। सवाल यह है कि नेपाल के विद्रोह के बाद ही इस तरह के आदेश क्यों जारी हो रहे हैं? क्या वायर की खबर का कोई खंडन कर रहा है? तो सवाल बहुत ढेर सारे हैं। नेपाल जैसा विद्रोह अकेले नेपाल में या दक्षिण एशिया में हुआ है ऐसा नहीं है। यूरोप में और अमेरिका में और कई अन्य देशों में भी इस तरह की आवाज़ें उठ चुकी हैं, लेकिन जहां लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत है वहां ये आवाज़ें सत्ता पलटने तक नहीं पहुंच पाती। अमेरिका में ट्रंप अनाप शनाप जिस तरह से भारत समेत तमाम देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, इसके खिलाफ खुद अमेरिकी जनता आवाज़ उठा रही है। वहाँ के लोग खुद इस बात को कह रहे हैं, अमेरिका में खुद विद्रोह हो रहा है। तो जनता की आवाज़ लोकतंत्र में सड़क पर आनी है, उसको आप रोक नहीं सकते, वो आएगी, भले ही वो संगठित रूप से आए चाहे अलग अलग रूप से आए। भारत में भी सोशल मीडिया को आप बैन करने की बात नहीं सोच सकते। सोशल मीडिया पर आप राजी हों चाहे ना हो, सोशल मीडिया पर जो बातें आती हैं वो आपके खिलाफ हों, किसी राजनीतिक दल के पक्ष में हों, ये अलग चीज़ है कि लोग पक्ष विपक्ष में भी उलझ जुलूल लिखते हैं, लेकिन ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लोग अपने को व्यक्त कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पर लिख रहे हैं, तमाम चीज़ों के खिलाफ लिख रहे हैं और इस बात के लिए लिखत पढ़त हो रही है। सोशल मीडिया में जागरूकता है कि भाई देश को सही रास्ते पर जाना चाहिए। तो आज के लिए केवल इतना ही। नेपाल पर लगातार नज़र रहेगी। असली भारत लाइव को आपका खूब समर्थन मिल रहा है। असली भारत लाइव की कोशिश है कि इस तरह के जो आंदोलन है, इस तरह के जो लोकतंत्र में काम हो रहे हैं, उन पर लगातार फोकस रखा जाए। लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली ताकतों के खिलाफ मुहिम चले, इसका स्वागत हम करते हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत मजबूत है।
हमारी सरकार बहुत मजबूत है, हमारे विरोधी दल भी बहुत जिम्मेदार विरोधी दल हैं। हमारे यहाँ जो भी आंदोलन हुए हैं उसमें कहीं सरकार पलटने की बात नहीं हुई है। किसानों का आंदोलन हुआ, उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, किसान आंदोलन वापस लेने की बात की। शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, सरकार पलटने की बात नहीं हुई। दिल्ली पर हमला करने या दिल्ली पर कब्जा करने जैसी बात नहीं हुई। 74 में जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन हुआ तो कोई विद्रोह नहीं हुआ, समानांतर नीतियां बनाने की बात हुई, सरकार बदलने की बात हुई। तो उम्मीद करनी चाहिए कि दक्षिण एशिया में शांति आएगी। कुछ देश चाहते नहीं है कि यहाँ शांति हो, यहाँ अशांति के लिए तरह तरह के हथकंडे वो अपना रहे हैं। पहले श्रीलंका में ये फार्मूला अपनाया गया, फिर बांग्लादेश में आजमाया गया और अब ये नेपाल निशाने पर है, भारत भी निशाने पर है। इसलिए हमको सावधान रहना होगा और लगातार इस पर नजर रखनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।